प्रोड्यूसर्स, बिहेवियर एंड सप्लाई, ये हम लोग कर चुके थे। अब इसमें क्या था, हम लोग अपने आप को क्या मान के चल रहे थे, हम लोग क्या है, प्रोड्यूसर हैं, और प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, सप्लाई करना। तो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, जब सप्लाई करेगा तो उसका रिलेशन कैसा होगा सप्लाई के साथ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनवर्स, तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा हमारे साथ कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। अब फिर बात आता है कि डिटर्मिनेंट्स, कि कौन कौन से हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला डिटर्मिनेंट कौन सा है हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस क्या है। अब कमोडिटी का प्राइस जो है वो कैसा रिलेशन होता है सप्लाई के साथ, डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन, तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों, क्योंकि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो सेलर क्या चाहेगा कि और भी ज्यादा सेल हमारे गुड्स का हो जाए। और दूसरा पॉइंट अपना आता है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स या कंपेटिटिव गुड्स, जिसको पीआर बोलते हैं। तो प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। इसको हम लोग कौन सा गुड्स मानेंगे, इसको हम कंसर्न गुड्स मानेंगे या फिर रिलेटेड गुड्स मानेंगे। अगर एक गुड्स मेरा गुड कंसर्न है तो दूसरा मेरा क्या है, रिलेटेड गुड्स है। तो वही आगे हम पढ़ भी लिए थे कि एक अगर वीट को हम मान लिए हैं रिलेटेड गुड्स, तो राइस को हम लोग क्या मान लेंगे, राइस को मान लेंगे गुड कंसर्न, ठीक है। अब ऐसा जब होगा तो फिर क्या होगा कि वीट का प्राइस जब बढ़ेगा, जब वीट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो वीट का सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा रैपिडली। राइस का सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये बात हम लोगों को क्लियर था। जब वीट का प्राइस क्या होगा, जब वीट का प्राइस इंक्रीज करेगा राइस का भी प्राइस, सॉरी, जब वीट का प्राइस इंक्रीज करेगा राइस का सप्लाई इंक्रीज करेगा। और सॉरी क्या बोल रहे हैं हम जब वीट का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो वीट का सप्लाई इंक्रीज करेगा और राइस का सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वाला बात हम लोग को क्लियर था। इसलिए नीचे हम लोग क्या पढ़े थे, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लीड्स टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न, देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड कंसर्न। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात था कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। तो इन सभी में जो फैक्टर्स हमारे होते हैं, वो फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे देखो जो हमारा इनपुट्स है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा लेबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इन सभी चीजों का जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, हम सब और ज्यादा सामान बनाएं या कम बनाएं। भाई जब फैक्टर्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमेशा प्रोड्यूसर चाहेगा कि हम उसका कम प्रोडक्शन करें, हम उतना प्रोडक्शन नहीं करें जितना नीड था पहले। हाँ, क्योंकि अब वो महंगा हो चुका है। जो एग्जांपल भी हम लोग लिए थे, एग्जांपल में क्या लिए थे कि अगर रॉ मटेरियल 100 रुपए का आता था, लेबर 200 रुपए का आता था, तो कुल मिला के 300 रुपए का मेरा कॉस्ट लग रहा था। फिर क्या हुआ कि अब ना लेबर का कॉस्ट बढ़ के 280 हो गया, और अब दोनों मिला के 280 और 100 मिला के कितना कॉस्ट बैठ गया, 380 का। कुल मिला के मेरा कॉस्ट कितना मतलब 280 और 100 मिला के 380 का कॉस्ट बैठा। सेल कर रहे थे 400 रुपए का, तो हमारा क्या हुआ, 120 का प्रॉफिट हो रहा था। जो पहले 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने का हो रहा है, सॉरी 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि अब मेरा प्राइस बढ़ गया। अब जो गुड्स, जब रॉ मटेरियल जो मेरा था वो 140 का हो गया। जब रॉ मटेरियल मेरा 140 का हो गया तो फिर मेरा जो लेबर कितने का था, 280 का। कुल मिला के कितने का कॉस्ट बैठ गया, 420 का। अब प्राइस हमारा कितना हो गया, 400 रुपए का था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरा 400 का था और कॉस्ट मेरा कितने का था, 420 का था। तो 20 का हमको क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया। तो लॉस के केस में हम सप्लाई करना चाहेंगे क्या, नहीं करना चाहेंगे। तो लॉस के केस में सप्लाई मेरा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो देखो नीचे में क्या बोला कि एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, देयरफॉर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो कैसा रिलेशन हो गया इन सभी के बीच में, इनवर्स रिलेशन हो गया। फिर बात किए थे हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर। टेक्नोलॉजी क्या बोलता था, टेक्नोलॉजी बोल रहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारा होगा या फिर मेरा कैसा टेक्नोलॉजी होगा, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होगा। तो टेक्नोलॉजी दो तरह का, चाहे तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे तो वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कभी बड़ा या टेक्नोलॉजी कभी छोटा नहीं होता। टेक्नोलॉजी चाहे तो एडवांस होता है, चाहे तो ऑब्सोलीट होता है। जब हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगा तो हम अपने सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे। आवाज नहीं आ रहा, जोर से थोड़ा जोर से बोलो। तो जब टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे। और जब टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, बस सिंपल सा बात। अदर फैक्टर्स में हम लोग क्या पढ़े थे,
एक्साइज ड्यूटी। अदर फैक्टर्स में हम लोग दो चीज पढ़े, एक पढ़े एक्साइज ड्यूटी, दूसरा पढ़े थे सब्सिडी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या बोलता है? एक्साइज ड्यूटी बोलता है कि मेरा खर्चा ये है, मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार ज्यादा टैक्सेस लगाती है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। तो जब सरकार हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा टैक्सेस लगाएगी तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे? हम प्रोडक्शन को कम करना चाहेंगे। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है? जब हमारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगा हम अपने सप्लाई को क्या करेंगे? घटाएंगे। और जब हमारा सब्सिडी बढ़ेगा तो हम सप्लाई भी बढ़ाएंगे या प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। तो जो हमारा सब्सिडी है उसमें कैसा रिलेशन है? सब्सिडी में हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, और जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें हमारा कैसा रिलेशन है? उसमें हमारा इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, फिर बात आता है सप्लाई फंक्शन का। याद है हम लोग समझाए थे, कितने अच्छे से ये चीज समझे थे हम लोग कि अगर तुमको थप्पड़ कौन मार रहे हैं? अगर पापा थप्पड़ मार रहे हैं तो तुम पे कितना फर्क पड़ेगा? मम्मी थप्पड़ मार रही है तो कितना फर्क पड़ेगा? दोस्त लोग थप्पड़ मार रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा? आस पड़ोस वाले लोग थप्पड़ मार रहे हैं तो कितना खर्चा, ये कितना असर पड़ेगा? और बाकी ग्रेट खली वाला भी, ग्रेट खली थप्पड़ मार रहे हैं तो तुम पे कितना फर्क पड़ेगा? लेकिन हम क्या बोले थे कि ये अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम सप्लाई के फंक्शन को देखेंगे ना तो सबसे पहले देखेंगे कि बाकी जो चीज है, बाकी चीज में कौन कौन सा आता है? ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और उसके बाद तुम्हारा फैक्टर्स, उसके बाद तुम्हारा टेक्नोलॉजी या अदर फैक्टर्स, ये सभी चीज जो है इसको कैसे रहना है? इसको कांस्टेंट रखना है। कैसे रखना है? कांस्टेंट। तो जब ये सब कांस्टेंट है मतलब इधर से ये चारों चीज आउट हो चुका है तुम्हारा मार्केट से। अब बचा क्या कि सिर्फ पापा का थप्पड़ से तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पापा तुमको थप्पड़ मार रहे हैं। कौन थप्पड़ मार रहा है? पापा। तो पापा बोले तो प्राइस ऑफ गुड्स, तो प्राइस ऑफ गुड्स का जो थप्पड़ पड़ेगा उससे तुम्हारे सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये देखो, सबसे पहला पॉइंट अपना है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अब देखो ये कैसा है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। पहले वाला हमारा डिमांड में क्या था? क्वांटिटेटिव। ये कैसा स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। और इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। वही बात बोला ना, बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है। अब ये बाकी चीज का मतलब कौन सा चीज? जो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद क्या था हमारा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और क्या था हमारा? टेक्नोलॉजी था, और क्या था हमारा? अदर फैक्टर्स था। तो ये सभी को कांस्टेंट रखना है। ये सभी को कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है। और सिर्फ किस पे फोकस करना है? प्राइस पे। तो ये जो इट स्टेट्स दैट बीइंग अदर थिंग्स कांस्टेंट जो बोल रहा है ना, इसका नाम क्या है? सेट्रिस पेरिबस। तो ये वर्ड याद रखना। ये क्या वर्ड बोलते हैं इसको? सेट्रिस पेरिबस। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को हम लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? तो सेट्रिस पेरिबस बोलते हैं। ये याद रखना है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो इन सभी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात हो रहा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जो कमोडिटी का प्राइस है वो जब भी बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, कमोडिटी का प्राइस घटेगा सप्लाई भी घटेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन, ये तो हम लोग जानते हैं कि इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारा। ठीक है, अब बात आता है एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजों को एजम्पशन लेके चलना है। तो एजम्पशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? जैसे डिमांड में था वैसे ही यहाँ सप्लाई में भी कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो सबसे पहला एजम्पशन हमारा क्या है? सबसे पहला एजम्पशन है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। याद है पीआर को हम कांस्टेंट करवाए थे डिमांड में। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज का मतलब क्या? ये भी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। ये टेक्नोलॉजी भी कैसा रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। और लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अदर फैक्टर्स, जिसमें एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे? एक्साइज ड्यूटी का, सब्सिडी का। ये भी डू नॉट चेंज मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओ से। तो ये सारे ही चीज को हम क्या मानेंगे? ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आता है सप्लाई शेड्यूल का। अब ये देखो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। तो याद है शेड्यूल के बारे में कुछ बताए थे हम लोग? शेड्यूल कैसे बनाते हैं ये बता तुम लोग को ना? शेड्यूल कैसे बनाते हैं? 2 बॉक्सेस लेना है, 2 बॉक्सेस में डेटा को डाल के हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है शेड्यूल अपना। तो देखो शेड्यूल में बोला कि इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। क्या बोला? कि ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जो हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। किसको शो करता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप को। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में पहला बात अपना क्या आ गया? प्राइस ऑफ द गुड्स। पहला चीज अपना है प्राइस ऑफ द गुड्स। प्राइस ऑफ द गुड्स में क्या आ जाएगा? जो प्राइस हम लोग सोच के रखे हुए हैं। जैसे देखो पहला प्राइस हम माने हैं कितना रुपया? 5 रुपया मान के रखे हैं।
तो ये फर्स्ट प्राइस मेरा 5 रुपया है, तो 5 रुपए में कितना सप्लाई कर पा रहे हैं? 500 यूनिट का। अब बताओ कि जब जब, ये तो बेसिक एक डेटा हो गया 5 रुपए में 500 यूनिट्स का। अब जब जब हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा सप्लाई बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? सप्लाई हमारा बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही प्राइस 5 रुपए से 8 रुपए पे आया ना, तो सप्लाई बढ़ के मेरा कितना यूनिट हो गया? 900 यूनिट्स हो गया। जब प्राइस बढ़ के 8 रुपए से 11 रुपए पे शिफ्ट हुआ तो मेरा सप्लाई बढ़ के कितना हो गया? 1300 यूनिट्स हो गया। जब मेरा प्राइस बढ़ के 18 रुपीज पे आया तो अब मेरा सप्लाई कितना हो गया? 1340 का। मतलब हर बार जब जब प्राइस अपना इंक्रीज करेगा, रैपिडली हमारा सप्लाई भी इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, फिर बात आता है किसका? सप्लाई कर्व का। तो सप्लाई कर्व क्या बोलता है? चलो जी, सप्लाई कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व अपना। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है भाई? देखो, डिमांड में कैसा मेरा कर्व था? ऐसे कर्व था। तो सप्लाई में कैसा कर्व रहेगा? ऐसा कर्व रहेगा। तो मतलब हाथ का डायरेक्शन समझो, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसे जाएगा। तो वही चीज यहां भी है। देखो, तो क्या बोला सप्लाई कर्व में कि इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शोइंग ए कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद बिटवीन, किसके बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। किसके बीच में? जो कमोडिटी का प्राइस है और जो क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में। तो देखो, इसमें हम दो डेटा लिए, एक को क्वांटिटी मान लिए, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मान लिए, वाई एक्सिस पे प्राइस मान लिए। ठीक है, उसके बाद अब देखो, हम लोगों ने एक प्राइस फिक्स किया 5 रुपया और उसी के साथ साथ एक क्वांटिटी फिक्स किया 400 यूनिट्स का। मतलब जब जब हमारा प्राइस 5 रुपया रहेगा तो हम सप्लाई कितना कर पाएंगे? हम सप्लाई कर पाएंगे 400 यूनिट्स का। तो देखो, प्राइस 5 रुपया तो सप्लाई 400 यूनिट्स का हो रहा है। अब क्या हुआ? अब अपना प्राइस बढ़ा, अब अपना प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 8 रुपया। तो सप्लाई भी बढ़ेगा कि नहीं? साथ साथ में सप्लाई भी बढ़ के कितना हो गया? 650 यूनिट्स का। तो ये देखो, ये वाला ग्राफ जो अपना है डॉटेड लाइन से जो गया हुआ है ऊपर, ये हमारा किस पे बता रहा है? 8 रुपीज पे बता रहा है कि पहले 5 रुपया था तो 400 यूनिट्स हम सप्लाई कर रहे थे। जब प्राइस 8 रुपया हो गया तो हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं? 650 यूनिट का सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बना? ये कर्व लाइन कैसा गया? ये लाइन इस तरीके से गया। ये हमारा सप्लाई कर्व का लाइन है। और जब लाइन हमारा ऐसे जाता है तो उसको कौन सा लाइन बोलते हैं? उसको कौन सा स्लोप बोलते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। तो ये वाला बात याद रहेगा, इसको कौन सा स्लोप बोलते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फिर बात आता है कि हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है या चेंज इन सप्लाई हो रहा है। इन चीजों पे बात करेंगे अभी। क्वांटिटी का सप्लाई हो रहा है या ये क्वांटिटी के सप्लाई में चेंज हो रहा है या फिर सिर्फ सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, एक बार ये देख लो। तो सबसे पहली बात, एक सेकेंड, हाँ, बोलता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है तो सबसे पहले किस पे इंपैक्ट जाता है? क्वांटिटी पे इंपैक्ट जाता है। कि अगर किसी गुड्स का प्राइस बदल गया, प्राइस पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो सप्लायर कम बेचना चाहता था अब ज्यादा बेचना चाहेगा, तो असर किस पे जाएगा? क्वांटिटी पे जाएगा। तो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब होगा तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। अगर हमारा सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुआ है। या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में अभी हम पूरे बारे में नीचे में बात करेंगे। उसके बाद सप्लाई में क्या होता है कि सप्लाई में बोलता है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। देखो, अब यही तो बात था, ये जो ऊपर हम लोग पढ़े थे, ये वाला जो पढ़े थे, पापा थप्पड़ मारेंगे, मम्मी थप्पड़ मारेगी, दोस्त थप्पड़ मारेगा, भाई थप्पड़ मारेगा, बहन थप्पड़ मारेगी, आस पड़ोस वाले थप्पड़ मारेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो वही वाला पॉइंट यहां पे आता है कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स जो अपने आते हैं, रिलेटेड गुड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और अदर सोर्सेस, ये सब जो चीज है, ये सभी चीज किस में आता है? चेंज इन सप्लाई में। और जो प्राइस है वो हमारा किस में आता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में। तो बस उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। आ जाओ इधर नीचे। तो नीचे देखो, सबसे पहले एक्सपेंशन के बारे में बात किया कि एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई कितने से इंक्रीज कर रहा है। तो उसमें रीजन क्या था? रीजन था पहला कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जरूर हमारे कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। जब हमारे कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे या घटाएंगे? सप्लाई को भी हम साथ साथ में बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या था? वही देखो, जैसे डिमांड में था, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहां भी है। बोलता है इनिशियली एट प्राइस P0 क्वांटिटी सप्लाइड एट Q0
एट पॉइंट ए ऑन द सप्लाई कर्व। अब देखो जरा ग्राफ भी साथ साथ में देखते चलो कि इनिशियली एट प्राइस P0, ये जो हमारा P0 है, यहाँ पे अभी ऊपर पड़े ना, इनिशियली एट प्राइस P0, क्वांटिटी सप्लाइड एट Q0। तो देखो क्वांटिटी सप्लाई हमारा कितना है, Q0। उसके बाद बोला ये पॉइंट A पे हमारा सप्लाई करके पॉइंट A पे है, तो ये रहा पॉइंट A। अब देखो फिर क्या बोला कि विद द राइज इन प्राइस फ्रॉम P0 टू P1, यानी जैसे ही हमारा प्राइस P0 से P1 पे शिफ्ट हुआ, ये देखो यहां से यहां शिफ्ट हुआ, तो जैसे ही प्राइस P0 से P1 पे शिफ्ट हुआ तो उसके साथ साथ क्या हुआ, जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड था वो राइजेस फ्रॉम Q0 टू Q1 हो गया। तो ये देखो क्वांटिटी सप्लाई पे भी फर्क पड़ा, ये क्या हो गया, ये P1 ये Q0 से Q1 पे शिफ्ट हो गया, और ऊपर भी क्या होगा, P1 पे शिफ्ट हो गया, P0 टू P1 शिफ्ट हो गया। ये देखो प्राइस फ्रॉम P0 टू P1। तो एट पॉइंट B, ये किस पॉइंट पे आया, B पॉइंट पे आया, ये B पॉइंट पे अपना आया। फिर बोलता है कि ऑन द सेम सप्लाई कर्व SS, कौन सा सप्लाई कर्व पे, यही सप्लाई कर्व SS पे अपना। तो ये कौन सा सप्लाई कर्व था, SS था। यहाँ दो सप्लाई कर्व नहीं है, एक ही सप्लाई कर्व है। तो SS सप्लाई कर्व पे दो दो पॉइंट पे हमारा ये जो मेजरमेंट है P0 और Q0 और P1 Q1 का, वो कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है। और यही जो दो बार कट किया ना, तो एक जगह से दूसरे जगह पे जो कट किया, यानी ये वाला जो सिस्टम है A से B पे हम लोग गए, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ये क्या है हमारा, पॉइंट A से B पे जो हम कर रहे हैं वो हमारा मूवमेंट है। तो बोलता है ये अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है। क्या है, अपवर्ड मूवमेंट, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हैं, मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, ये बात समझ में आया। फिर बात आता है कॉन्ट्रैक्शन का बात, कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है। तो इसका मतलब डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, जस्ट लाइक दैट। यानी जैसे वहां पे हम लोग किए थे, पहले P0 पे थे हम लोग, P0 से Q0 पे थे हम लोग। उसके बाद फिर क्या हुआ, चेंज हुआ, प्राइस कम हो गया, पहले के अपेक्षा प्राइस घटा, प्राइस घट के P1 पे आ गया, तो हम भी Q1 पे शिफ्ट हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे, हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू B। रीजन क्या होता है, तो रीजन वही अभी ऊपर जो डिस्कशन हम लोग कर लिए थे, पहला डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं है, समझा ही दिए। शेड्यूल बना के देख लिए एक हम लोग, शेड्यूल में क्या बनाए कि जो हमारा PX है, वो PX हम पहले मान लिए 20 रुपया अगर प्राइस है किसी गुड्स का, तो ये देखो गुड का प्राइस है 20 रुपया, तो 20 रुपये में कितना यूनिट हम सप्लाई कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स का। जब प्राइस घट के 15 रुपया हो गया तो कितना यूनिट सप्लाई कर पाए, 800 का। जब प्राइस घट के 10 रुपया हो गया तो हम कितना यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, 200 यूनिट का। और जब प्राइस घट के 5 रुपया होगा तो कितना यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, 10 यूनिट का। तो मतलब हर बार जब प्राइस मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो साथ साथ में हम क्वांटिटी सप्लाई को भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर, सॉरी, प्राइस जब मेरा हर बार डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्वांटिटी सप्लाई को क्या कर रहे हैं, उसको भी डिक्रीज कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, अगला पॉइंट अपना क्या आता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जिसको इंक्रीज और डिक्रीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना आया है राइटवर्ड शिफ्ट। देखो इंक्रीज इन सप्लाई जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सप्लाई हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई हमारा इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ ऊपर बना हुआ है, ग्राफ को देख लेते हैं। पहले रीजन समझो कि सप्लाई बढ़ता क्यों है। तो रीजन में सबसे पहला रीजन कौन सा हमारा है कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, कि जब रिलेटेड गुड्स का प्राइस डिक्रीज करता है तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं, सो बताओ। हम चाय बेच रहे थे, ठीक है, कॉफी वाले का प्राइस बढ़ गया, तो कॉफी वाले का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि कॉफी वाला ज्यादा सेल करेंगे। हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, हम सप्लायर हैं, तो हम सप्लायर हैं, और अगर मेरे गुड्स का प्राइस बढ़ता है, देखो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, जो अदर रिलेटेड गुड्स हैं उनका प्राइस घटना चाहिए और मेरा प्राइस बढ़ना चाहिए। प्राइस हमारा कब बढ़ेगा, जब हमारा क्वालिटी सही होगा। जब हमारा क्वालिटी सही होगा, हम हर तरह से बढ़िया प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो हम अपना प्राइस बढ़ाएंगे, तभी कस्टमर मेरे पास अट्रैक्ट होंगे। तो एज ए सप्लायर हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्राइस जनरली बढ़े, घटे नहीं। तो जब मेरा प्राइस बढ़ेगा और बाकी लोगों का प्राइस घटेगा, तो हमारा सेल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हमारा प्रोडक्शन भी साथ साथ में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब गुड्स का दाम महंगा होता है तो वो प्रोड्यूसर और भी ज्यादा बनाना चाहता है वो सामान को, चाहेगा कि नहीं। अगर हम प्रोड्यूसर हैं, अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में पहले से ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो हम चाहेंगे और भी मेरा प्रोडक्ट बिके। या मान लो सामने वाले का प्रोडक्ट का दाम डिक्रीज कर रहा है, इट मींस वो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो वो सस्ते दाम पे बेच रहा है।
तो हम क्या करेंगे, अब अपना प्रोडक्शन उस सिचुएशन में बढ़ा देंगे। बाकी लोग का दाम गिरा, हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी अपना अच्छा हो गया, तो अगर अपना टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया तो हमारा सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और तीसरा पॉइंट है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इनपुट, रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो यानी क्या हो गया, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो घट गया। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हर्ष, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वाह नींद में था क्या बताओ कोमल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट करने का नतीजा, लैंड लेबर कैपिटल, हाँ बिल्कुल, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर उसका कॉस्ट घट जा रहा है, देखती हो बिहार का मजदूर लोग बाहर चला जाता है, क्यों जाता है, सस्ते में काम करने के लिए। अब बाहर का रेट बहुत हाई है, पर बिहारी मजदूर जाते हैं बाहर में और अपना रेट मार्केट में कम कर रहे हैं, अपना खुद का रेट मार्केट में वो गिरा रहे हैं। अब मान लो कोई मजदूरी अगर 600 रुपया ले रहा है डेली का, बिहारी मजदूर गया वहां पे, बोला हम 300 में ही आपका काम कर देंगे, तो सामने वाले को पैसा काट रहा है क्या, नहीं, करो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो लोग बिहारी मजदूर को रखना चाहते हैं, दिल्ली वाले मजदूर को भगाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि बिहार के जो मजदूर है वो सस्ते में काम कर देंगे। तो जब अपना काम सस्ते में नहीं पड़ रहा है तो क्यों ज्यादा पैसा देना, है ना। तो वही बात है कि जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर डिक्रीज करता है तो हमारा सप्लाई क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज करेगा। सोचो पहले हम किसी चीज को बना रहे थे, बनाने में हमको 500 रुपया लग रहा था, हम बिहारी मजदूर उठाए बनाने में 400 रुपया लग रहा है और 600 में उसको बेचते थे, तो पहले 100 रुपये का प्रॉफिट कमाते थे, अब 200 का कमाएंगे। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन घटे, बढ़ाना चाहेंगे क्या, नहीं, कमाना चाहेंगे कि मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपना क्या है, फॉल इन एक्साइज ड्यूटी। ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी हमारा क्या है, हमारा खर्चा है, और खर्चा बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, भाई जब जब मेरा खर्चा बढ़ेगा ना तब तब मेरा प्रॉफिट घटेगा। तो हम चाहेंगे कि खर्चा घटे तो प्रॉफिट बढ़े, तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा साथ साथ में। हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसी सामान को बेचने में तो हम उस चीज का सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है राइज इन सब्सिडीज। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी हमको ज्यादा देना शुरू कर दी तो हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, भाई बढ़िया बात है। जहां हमको 500 रुपए बनाने का खर्चा लग रहा था, सरकार उसमें 100 रुपए हमको सब्सिडी दे रही थी, तो हमको 400 रुपया ही बनाने का कॉस्ट लग रहा था, 600 में बेच रहे थे, 200 का प्रॉफिट हो रहा था। सरकार बोली कि अब हम आपको 100 रुपया नहीं, हम आपको 200 रुपया सब्सिडी देंगे, और अच्छी बात है। जहां पे हमको बनाने का कॉस्ट 500 रुपया लग रहा था, अब हमको बनाने का कॉस्ट 300 रुपया लगेगा, तो 600 में बेच रहे हैं, 300 में बना रहे हैं, तो 300 रुपये का खड़ा प्रॉफिट हो गया। तो हम अपना प्रोडक्शन क्या करेंगे, और बढ़ाना चाहेंगे, घटाना नहीं चाहेंगे। तो सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट से, ज्यादा सब्सिडी मिल रहा है तो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये 5 अपना रेलेवेंट पॉइंट है, रेलेवेंट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा है, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम याद करते हैं ना, इसको हम याद करके रखेंगे। नीचे वाला जो पॉइंट है इसको रीड करके छोड़ दो तब भी काम चलेगा, ये जस्ट समझने के पर्पज से है। देखो क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है अपना इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ये देखो मार्केट में जितना ज्यादा दुकान खुलेगा उतना ज्यादा हम अपना सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे कि नहीं, सप्लाई वहीं पे ज्यादा बढ़ता है जहां पे ज्यादा दुकान होता है। ये देखो पीछे वाले गली में इतना सारा दुकान है पर चलता किसी का नहीं है, क्यों नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट उधर साइड में है, इधर साइड में नहीं है। तो उधर मार्केट मेन मार्केट है तो सारे कस्टमर्स उधर जाते हैं, इधर शायद ही कोई आते हैं जिनका घर वर इधर साइड में, वही लोग आते हैं। पर जो नॉर्मली जितने लोग मार्केटिंग करने आते हैं वो तो उधर चले जाते हैं। तो इधर वाला दुकान चलेगा क्या, नहीं चलेगा। चलेगा किधर वाला दुकान, मार्केट वाला दुकान। तो मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो वहां पे एक कंपटीशन का भावना होता है, तो वहां पे प्रोडक्ट का रेट भी सस्ता होता है, तो लोग वहीं पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए। जैसे अपना पटना का बाकड़गंज मार्केट, बाकड़गंज में पूरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो वहां पे सारे ही लोग जाते हैं। अब जैसे किसी को मोबाइल्स का मटेरियल खरीदना है चले जाएंगे, हमको मान लो ट्राइपॉड खरीदना है चले जाएंगे वहीं पे, क्योंकि वहां पे पूरा उसका हब है, तो वहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं। हमको हो सकता है एक दुकानदार महंगा दे रहा तो दूसरा सस्ता दे दे, तो हमको तो वहां कोई भी चीज चीपर पड़ेगा ना। तो जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते हैं वहां का सप्लाई भी ज्यादा होता है, तो जब ज्यादा सप्लाई होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। जहां ज्यादा सामान बिकेगा वहीं तो ज्यादा सामान बनेगा। तो वही बात यहाँ बोला कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगा मार्केट में, फर्म्स का नंबर बढ़ेगा मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई भी अपना इंक्रीज करना चाहेंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ये देखो ये बड़ा ही समझने वाला पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है। तुम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के बजाय तुम अपने सेल्स बढ़ाने पे दिमाग लगाओ। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफर्स चलाते हैं बिजनेस में। ये ऑफर्स क्यों चलाते हैं,
ताकि उनका सेल इंक्रीज करे, ये या ना कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज करे। वो लॉस पे भी जाके सामान बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? ताकि प्रॉफिट इंक्रीज ना करे, सेल इंक्रीज करे। एक बार जब तुम्हारा सेल का लेवल बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ना है। ये जो फ्लिपकार्ट इतना ऑफर्स निकालती है, बाकी और भी कंपनीज ऑफर निकालती है, क्यों निकालती है? ताकि उनका सेल बढ़े, लोग जाने कि फ्लिपकार्ट जो चीज है वो सस्ते में सामान देती है। तो जब तुम्हारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट मार्जिन अगर थोड़ा थोड़ा भी आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। पर तुम्हारे पास सेल का ही मार्जिन थोड़ा सा है, तो बहुत सारे कस्टमर अगर खरीदेंगे तुम्हारे पास, बहुत कम, अभी तो कम खरीदते हैं, तो ज्यादा तुम प्रॉफिट मार्जिन रखोगी तो ज्यादा कमा पाओगी। पर अगर नंबर ऑफ कस्टमर तुम्हारे ज्यादा हैं तो थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो हम बहुत ज्यादा अर्न कर लेंगे। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा सेल बढ़े या ना कि प्रॉफिट बढ़े। सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे या ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है। उसका अगला पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रोवाइडिंग हायर इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोला कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रॉफिट। तुम अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हो तो तुमको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। छोटा इन्वेस्टमेंट करेगा तो छोटा प्रॉफिट होगा। देखो, एक छोटा सा गुमटी वाला लोग होता है, जहाँ पे गुटखा वगैरह बिकता है, वो कितना ही पैसा कमा लेगा? बहुत कम कमाएगा। लेकिन अगर वही कोई बड़ा सा मॉल है तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा। उसको तो रेंट से ही अच्छा खासा इनकम आ जाएगा, क्योंकि इतना सारा शॉप उसके पास है और हर शॉप का अच्छा खासा रेंट है, तो अच्छा खासा वो कमा लेगा। तो जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा इनकम, और जितना बड़ा इनकम उतना बड़ा प्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन में देखो, एक्सप्लेनेशन क्या बोला इनिशियली एट प्राइस P0 क्वांटिटी सप्लाइड इज Q0। जब प्राइस P0 था तो हम क्वांटिटी कितना सप्लाई कर रहे थे? Q0। किस पे? सप्लाई कर्व पे। सप्लाई कर्व किसको बोलते हैं? SS। जैसे ऐसे ही मान लिए SS। With the shift in supply curve from SS to S1 S1, supply increases from Q0 to Q0 with no change in price। देखो ऊपर ग्राफ पे देखते हैं क्या बोला जब हम P0 पे थे तो हमारा कितना क्वांटिटी बिक रहा था? Q0 पे बिक रहा था। ये कौन से पॉइंट पे था? A पॉइंट पे था। लेकिन अब देखो, प्राइस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपने सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। अगर मेरा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, प्राइस वही है, तो ऑटोमेटिकली हम किधर शिफ्ट कर जाएंगे? राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या हो गया? सप्लाई मेरा इंक्रीज कर गया। तो ये वाला बात समझ में आया? हमारा सप्लाई क्या हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, हम आगे की ओर बढ़ गए। ये देखो, प्राइस वही है पर क्वांटिटी क्या हुआ? क्वांटिटी चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? भाई दिमाग लगा के चेंज किया। कैसे दिमाग लगाए? ये देखो, इन सभी रीजन के चलते जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस था वही घट गया, या फिर क्या हो गया? हमारा खुद का टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गया। जब हमारा खुद का टेक्नोलॉजी बढ़िया हो जाएगा तो हम सस्ते में बनाएंगे, बेचेंगे वही वाले प्राइस पे। तो बेचेंगे वही प्राइस पे, बेचेंगे और सस्ते प्राइस पे, बनाएंगे वही प्राइस पे। क्या बोल रहे हैं? बनाएंगे कम प्राइस पे और बेचेंगे सेम प्राइस पे। हाँ, तो बनाएंगे कम प्राइस पे, बेचेंगे सेम प्राइस पे। तो अब क्या होगा? प्रॉफिट मेरा बढ़ना शुरू होगा, सप्लाई भी बढ़ना शुरू होगा कि यार अच्छा क्वालिटी का सामान ये दे पा रहा है। ठीक है। फिर शेड्यूल के बारे में बात की। शेड्यूल क्या था अपना? शेड्यूल पे प्राइस अगर 10 रुपया है तो क्वांटिटी सप्लाई कितना है? 100 यूनिट। प्राइस 10 रुपया अभी भी फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई मेरा कितना हो गया? 100 से सीधे 500 यूनिट हो गया। प्राइस फिर 10 रुपया है, लेकिन अब मेरा क्वांटिटी कितना हो गया? 1000 यूनिट। फिर प्राइस 10 रुपया है, लेकिन क्वांटिटी कितना हो गया? 1300 यूनिट। देख रही हो, बिना प्राइस को चेंज किए हुए सप्लाई मेरा बढ़ते ही जा रहा है। प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आता है? फिर बात आता है डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक इसका उल्टा। अब क्या होगा? अब मेरा प्राइस क्या होगा? प्राइस वही रहेगा लेकिन सप्लाई धीरे धीरे घटते चला जाएगा। रीजन क्या? ठीक उसका उल्टा। पहला रीजन अपना इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। जो अदर रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब वो बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसका सप्लाई बढ़ रहा है, मेरा सप्लाई घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यूज ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। मार्केट में सब बढ़िया बढ़िया मशीन लेके आ गए, हम वही घिसा पीटा मशीन यूज कर रहे हैं, तो मेरा सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा? हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब मजदूर अब हमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा। प्रॉफिट घटेगा, सप्लाई भी घटेगा। राइज इन एक्साइज ड्यूटी। ये देखो, गवर्नमेंट हमसे ज्यादा टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। और अगला पॉइंट, फॉल इन सब्सिडी। सब्सिडी मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो सब्सिडी डिक्रीज करेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? प्रोडक्शन को घटाएंगे।
ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट। छठा पॉइंट अपना कौन सा है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में दुकान कम गए तो वहां पे लोग मार्केटिंग करने जाएंगे क्या? नहीं। अभी मेन बाजार में मानो दुकान ही वहां से हटना शुरू हो गया क्योंकि वहां का रेंट बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या किए, उधर से शिफ्ट करके इधर आना शुरू कर दिए और सारा दुकान वाला इधर ही आ गया। तो जब सारा दुकान वाला इधर आ गया तो सप्लाई इधर का बढ़ेगा या उधर का बढ़ेगा? इधर का बढ़ जाएगा, उधर वाला सप्लाई घट जाएगा। फिर बात आता है चेंज इन गोल ऑफ प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो अब यहाँ क्या हो गया, लोग सेल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हैं। देखो जनरली शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म में अगर कोई ऐसा चाहे तो पॉसिबल है। मान लो ठंडा के दिन में तुम एक बेड लगाई और वहां पे ठंडा का कपड़ा बेचना शुरू कर दी। अब ये विंटर सीजन का जो क्लोथ्स हम बेच रहे हैं, इसको हम महंगा बेचे या सस्ता बेचे, इससे कस्टमर को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि कस्टमर जानता है कि ये आदमी कितना दिन रहेगा, अभी जो कमाना है इसको उतना कमा के ये निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन जब तुमको बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके चलना है तो लॉन्ग टर्म वाले क्या करते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ज्यादा बिक्री पे ध्यान देते हैं कि कितना ज्यादा सेल हो जाए, कितने ज्यादा कस्टमर मेरे दुकान में अट्रैक्ट हो। ठीक है। फिर अगला पॉइंट अपना आता है इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रमोटिंग टू ए कट इन इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोला कि जो फालतू का बिजनेस का एक्सपेक्टेशन था उस चीज को कट करो तुम, जो फालतू का खर्चा वगैरह था उन सभी चीजों को रिमूव करो तुम, जिससे क्या होगा हमारा प्रॉफिट। ये क्या कहता है, इरोजन ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन प्रमोटिंग ए कट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए था जहां पे, उसको हम कट कर रहे हैं। मतलब जो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट जहां होना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं हम, तो यहां से भी हमारा क्या होगा, तो ये प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा। एक्सप्लेनेशन वही वाला ग्राफ होगा, ग्राफ पे एक बार देख लेना है। हाँ चलो अब मार्केट सप्लाई पे आते हैं, वो तुमको समझ में आएगा। अब मार्केट सप्लाई पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट सप्लाई क्या होता है? तो मार्केट सप्लाई बोलता है, मार्केट सप्लाई कर बोलता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing the quantities of a commodity that all the firms in a market are willing to sell at different prices at a given period of time. Graphically it is the horizontal summation of all the individual supply curve. क्या बोला यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमको क्या शो करता है कि किस क्वांटिटी को सभी लोग बेच रहे हैं। अब देखो तुम सभी लोग सेलर हो या तुम सभी लोग प्रोड्यूसर्स हो, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सबका अपना अपना कैपेसिटी है बनाने का, सबका अलग अलग कैपेसिटी है। तुम किसी प्रोडक्ट को कितना भी यूनिट बना रही हो, वो किसी और प्रोडक्ट को कितना भी यूनिट बना रही है, या किसी सेम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये मान लो 50 यूनिट बना रही है तो तुम 100 यूनिट बना रही होगी, ये 200 बना रही होगी, वो 400 बना रही होगी, सबका अपना अपना कैपेसिटी है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सबका जब अपना अपना कैपेसिटी है बनाने का, तो उस बेसिस पे देखो ऊपर में कि अगर हमारा प्राइस कितना है 10 रुपया है, पहले ये देख लो प्राइस हमारा गुड्स का कितना है 10 रुपया है, और हम कितना क्वांटिटी बना पा रहे हैं 100 यूनिट बना पा रहे हैं। ये ए अंकिता है अपनी, ठीक है, तो अंकिता बना रही है कितना 100 यूनिट। तो बी अपना हर्ष है, तो हर्ष कितना बना रहा है 80 यूनिट। ये सी कौन है, सी कोमल है, तो कोमल बना रही है 60 यूनिट। ठीक है, कुल मिला के कितना मार्केट सप्लाई हुआ 240। तो यहाँ एग्रीगेट पे हम दिमाग लगाते हैं, इंडिविजुअल पे दिमाग नहीं लगाते हैं, एग्रीगेट पे। तो एग्रीगेट सप्लाई कितना हुआ 240। उसी तरीके से जब हमारा प्राइस कितना था, प्राइस 9 रुपया था, तो हम कितना बना पा रहे थे 90। अंकिता बना रही थी 90, हर्ष बना रहा था 70 और कोमल बना रही थी 50। कुल मिला के कितना हो गया 210। फिर प्राइस बढ़ के प्राइस घट के कितना हो गया 8 रुपया। तो जब प्राइस घटता है तो हम बनाना भी तो कम चाहते हैं, हर बार प्राइस गिर रहा है, बना कम रहे हैं। तो अब देखो, अब अंकिता 80 यूनिट बना रही है, हर्ष कितना बना रहा है 60 यूनिट बना रहा है, कोमल कितना बना रही है 40 यूनिट बना रही है। कुल मिला के 180 हो गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज किया, और अब अंकिता बना रही है 70 यूनिट, हर्ष बना रहा है 50 यूनिट और कोमल बना रही है 30 यूनिट। कुल मिला के 150 हो गया। उसके बाद फिर प्राइस डिक्रीज किया, प्राइस डिक्रीज करके 6 रुपया हो गया। तो अब देखो, अब फिर अंकिता बना रही है 60 यूनिट, हर्ष बना रहा है 40 यूनिट और कोमल बना रही है 20 यूनिट। कुल मिला के 120 हो गया। तो मार्केट सप्लाई देखो हर बार क्या हो रहा है, हम एग्रीगेट पे देख रहे हैं। पहले हम इंडिविजुअल पे देखते थे, नॉर्मली सप्लाई के बारे में बात करते थे, वो इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, लेकिन अब हम किसके लेवल पे देख रहे हैं, एग्रीगेट के लेवल पे। तो जो मार्केट सप्लाई का जो कर्व बनेगा ना, वो थोड़ा सा इसको फ्लैटर टाइप से बोल सकते हैं कि देखो पहले हमारा कैसा बन रहा था, पहले एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो पहले हमारा कितना बन रहा था, ये जो जैसे एक अगर हम देख रहे थे अंकिता का, तो अंकिता का कैसा चल रहा था एक इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसके बाद ये हर्ष का कैसा था, उसका भी वैसे ही अपवर्ड स्लोपिंग, फिर कोमल का उसका भी अपवर्ड स्लोपिंग।
लेकिन जब तीनों का देखेंगे तो थोड़ा सा वो फ्लैटर हो जाएगा। देखो ये झुकता हुआ आ रहा है ना, तो इसको फ्लैटर बोलते हैं। एक तरह से फ्लैटर ही है ये है। तो मार्केट सप्लाई जब देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कैसा होता है, देखो जैसे हम लोग डिमांड में पढ़े थे। डिमांड में कैसे पढ़े थे यार, हाथ को ऐसे खड़ा किए थे, ऐसे खड़ा किए थे, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, तो इतना पढ़े थे। अब देखो हाथ को बस उल्टा करना है। जो ये हाथ हमारा था, ये हाथ को भी हम उठाएंगे और इस हाथ पे जब आएंगे तो जब हमारा हाथ ऐसे था तो इसको हम क्या बोलते थे, ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों ईडी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अब देखो यहाँ भी सेम चीज रहेगा, यहाँ भी कुछ अलग नहीं रहेगा, ये भी हाथ ऐसे सीधा रहेगा, तो इसको भी हम बोलेंगे ईडी इज इक्वल्स टू जीरो पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक, पहला क्या है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। इट मींस दैट क्वांटिटी quantity supplied does not change at all with the change in price। प्राइस को चेंज होने से सप्लाई पे कुछ खास फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, और इसलिए ये कैसा हो जाएगा, सप्लाई कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और दूसरा पॉइंट अपना क्या है, परफेक्टली इलास्टिक इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे हम हाथ कैसे किए थे, ऐसे किए थे, तो यहाँ भी हाथ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये पैरेलल टू किसका है, एक्स एक्सिस। नीचे एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखो यहाँ भी दिख जाएगा वही चीज, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे सप्लाई चेंजेस हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज नहीं हो रहा लेकिन सप्लाई चेंज हो रहा है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। हम लोग पढ़े थे कि ये जो बात जो है ये तो अनयूजुअल बात है, ये ऐसा होता नहीं है। किसी गुड्स का प्राइस ही चेंज नहीं हो रहा है तो सप्लाई कैसे चेंज हो जाएगा। मान लो प्राइस जैसे था वैसे ही है पर सप्लाई चेंज हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है, क्या नहीं संभव है। तो ये एक मनगढ़ंत बात है, इस पे उतना फोकस नहीं करना है। तीसरा पॉइंट अपना आता है लेस देन इलास्टिक, जिसको इनइलास्टिक भी बोलते हैं। और यहाँ पे लेस देन वन में क्या हो जाएगा, ES इज लेसर देन वन। अब इसका क्या ग्राफ था, डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन में क्या करते थे हम, ऐसे था, स्टीपर था, तो इसमें भी स्टीपर रहेगा, इसमें चेंज नहीं करेगा, इसमें भी स्टीपर ही रहेगा, बस हाथ ऐसे हो गया ऐसे। क्योंकि वहां देखो वहां था ऐसे, वो था इनवर्स रिलेशन, ये है डायरेक्ट रिलेशन, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ रहा था। तो इसमें हाथ ऐसे है, इसमें हाथ ऐसे है, पर हाथ का साइज ऐसे ही रहेगा, हाथ चेंज नहीं होगा। देखो it means that percentage in supply is less than percentage change in its price. In this case the supply curve is steeper। यहाँ भी क्या है हमारा सप्लाई कर्व, स्टीपर ही है, ठीक है। उसके बाद बात आता है मोर देन इलास्टिक का। तो मोर देन इलास्टिक में क्या हो जाएगा, उसको इलास्टिक भी बोलते हैं बिल्कुल। तो इसमें हम कैसे पढ़े थे, ये पूरा फ्लैटर से थोड़ा सा झुका हुआ, तो यहाँ भी पूरा फ्लैटर से थोड़ा सा झुका हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा फ्लैटर। इसको कैसा बोलते हैं, फ्लैटर। तो देखो यहाँ भी फ्लैटर आ जाएगा, हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, फ्लैटर बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ भी देख लेंगे एक बार हम। लास्ट वाला अपना आता है कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या आ जाएगा, जिसको यूनिट इलास्टिक भी बोलते हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1, और इसका नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप हमारा है। अब एक बार ग्राफ देख लो नीचे में देखो ग्राफ, ये जो हमारा खड़ा डंडा है सप्लाई का, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसका सेटिंग क्या है, चलो ठीक है जो भी है। ये जो हमारा सप्लाई है वो कैसा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है वहां पे प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स। यहाँ पे हम जितना कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन मेरा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। भले ही प्राइस चेंज हो जाए, जैसे नमक का प्राइस अभी 20 रुपया है तो 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर नमक का सप्लाई क्या होगा, वही रहेगा जितना हम लेते हैं। तो नमक का सप्लाई नहीं घटता है, नमक का प्राइस अप डाउन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है, 0। मतलब इसमें खिंचाव कितना है, कुछ भी खिंचाव नहीं है। सप्लाई का खिंचाव कितना है, कुछ भी नहीं, 0 खिंचाव है। ये देखो अगला पॉइंट अपना बोला कि प्राइस तो मेरा प्राइस मेरा क्या हो रहा है, फिक्स है, लेकिन सप्लाई बढ़ते जा रहा है। हम क्या बताए थे, ऐसा जनरली होता नहीं है, ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि प्राइस हमारा फिक्स है और सप्लाई हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता आदमी का दिमाग कब फिर जाए।
या जैसे कोविड वाला केस आ गया, कोविड आया, अचानक से अनाउंसमेंट आया कि भाई कल से राशन का दुकान बंद होने वाला है, जितना राशन आपको लूट लेना है लूट लीजिए जाके दुकान से। सभी लोग दुकान पे टूट पड़े। अब देखो प्राइस में चेंजेस नहीं था, प्राइस वही था जो पहले था, पर सप्लाई क्या हो गया अचानक से दुकान का बढ़ गया। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, जनरली ये होता नहीं है, इसलिए इसका इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी है। थर्ड पॉइंट अपना आता है कौन सा, वही वाला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 कब आता है, जब हमारा क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है ज्यादा पर सप्लाई इंक्रीज कर रहा है कम। ऐसा तो होता ही है मार्केट में। तो इसलिए ये कैसा बनता है, इसका जो डंडी बनता है कैसा बनता है, स्टीपर बनता है। स्टीपर मतलब एकदम उठा हुआ स्टीपर बनता है, ये देखो स्टीपर। उसके बाद अगला पॉइंट अपना कौन सा था, फ्लैटर वाला। फ्लैटर मतलब एकदम ऐसे फ्लैट झुका हुआ। तो ये देखो फ्लैटर, इसमें क्या हुआ था, इसमें प्राइस थोड़ा सा बढ़ा पर सप्लाई क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए कैसा बनता है इसका ग्राफ, फ्लैटर बनता है। ये अपना फ्लैटर है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट वाला अपना कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी ग्राफ पे इसका अगर एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकाला जाए तो वो हमेशा इक्वल आता है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और इसमें जितना से प्राइस बढ़ेगा उतना ही से सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता ही दिए थे। जो हमारे वाई एक्सिस को कट कर दे उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। जैसे यहां पे देखो, फोर्थ वाला पॉइंट पे देखो कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, ये आगे कट करते जा रहा है। तो जो आगे कट करते जा रहा है इसका मतलब वो कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। और जब कट वाई एक्सिस को करेगा तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, देखो ये आगे वाई एक्सिस को कट करते हुए चला गया। तो जहां वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है वहां पे इलास्टिसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे इस वाले को देखो, ये कट करते हुए जा रहा है, ये देखो यहाँ ये कट कर रहा है, तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ओरिजिन से निकले उसमें इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का मेथड्स बड़ा ही आसान, डिमांड में हम लोग इसको एकदम अच्छे से निपटाए हैं, ढेर सारा क्वेश्चन भी करके निपटाए हैं। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, प्रोपोर्शनेट मेथड। जब परसेंटेज मेथड हम यूज करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को हम दूसरे भाषा में तोड़ के अगर लिखे हैं तो चेंज इन क्वांटिटी बटे चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई P0 इंटू Q0। जब हमको P0 ढूंढना होगा तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन P निकालना है तो P1 माइनस P0 बटे P0 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है तो Q1 माइनस Q0 बटे Q0 इंटू 100। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और इसी को तोड़ना है तो Q1 माइनस Q0 बटे P1 माइनस P0 इंटू P0 बटे Q0। सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाएंगे बना देंगे, ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसी के साथ चैप्टर अपना खत्म। समाप्त।